वेलकम टू एवे अकेडमी। आज हम वैदिक काल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से मानी गई है और इसका ऑलमोस्ट अंत तो नहीं कह सकते, बट हाँ इसका ड्यूरेशन माना गया है 500 ईसा पूर्व तक। ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है और वैदिक साहित्य हमारे भारतीयों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुख लिटरेचर है। भारतीय साहित्य इतना प्रमुख है कि हम आज भी उसी को बेस मानकर चल रहे हैं। भारतीय साहित्य वैदिक साहित्य 4 वेदों पर आधारित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। उसमें उपनिषद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और अरण्यक आते हैं। स्मृतियां और पुराण। स्मृतियां एक मनुस्मृति, 18 पुराण, उपनिषदों की संख्या 108, ब्राह्मण ग्रंथ है और अरण्यक है। इसमें 4 वेद हैं हमारे पास, ये उनकी संख्या है। अच्छा, अगर हम बात करें कि चारों वेदों में से ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। उसको ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है और ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र का उद्भव माना गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। उसके बाद यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद के बाद सामवेद आता है, सामवेद के बाद अथर्ववेद आता है। यजुर्वेद जो है हमारा वो सेकंड नंबर का है, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसी सीक्वेंस में हमें इसको याद रखना होगा। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है और कभी कभी उपनिषदों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद का मंत्र है, तो तैत्रेय उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मंत्र है, तो मुंडको उपनिषद। आत्मा उपनिषद। इन 3 उपनिषदों को हमें अच्छे से पढ़ना होता है। मनुस्मृति के कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। हमारे पुराण 18 की संख्या में है, जिनमें से सबसे पुराना जो हमारा पुराण है वो मत्स्य पुराण है। उसके बाद प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। प्रारंभिक वैदिक काल जो था उसमें सोसाइटी का जो था वो अभी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था और उत्तर वैदिक काल में हम लगभग महाजनपदों को भी देख सकते हैं। उसके बाद प्रारंभिक समाज। अब यहां से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रारंभिक समाज कैसा था। प्रारंभिक समाज जो था वो कुल पे आधारित था। कुल, सबसे पहले कुल होते थे यानी क्लैंस, उसके बाद ग्राम होता था, फिर जन होता था, फिर जनपद होता था और उत्तर वैदिक काल में वही महाजनपद बनता है जाके। स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बहुत ज्यादा उनकी स्थिति उच्च कोटि की ही मानी गई है, क्योंकि हमारे शास्त्रों पे शास्त्रार्थ करने तक का अधिकार स्त्रियों के पास था। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, स्त्रियों का जो स्तर था वो बहुत ही अच्छा था भारतीय समाज में या वैदिक समाज में। उसके बाद समाज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारी हायरार्की है। सबसे पहले प्रीस्ट जो होता है, यानी जो हमारा कर्म कांड करवाता है, या जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो टीचर होता है जो समाज का, वो सबसे ऊपर। फिर जो समाज का रक्षक होता है या राजा होता है वो सेकंड नंबर पे। वैश्य उनको कहते हैं जो मर्चेंट का काम करते थे। लैंडलॉर्ड्स हल्की मात्रा में, क्योंकि लैंड का जो असली मालिक होता था वो किंग होता था। उसके बाद शूद्र जो कॉमन वर्क करते थे। अच्छा, वर्ण व्यवस्था का उदय हम उत्तर वैदिक काल से मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रारंभिक वैदिक काल है उसमें वर्ण व्यवस्था उतनी ज्यादा नहीं दिखती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद में कहा गया है, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पिता जो है वो क्षत्रिय हैं, मेरी माँ जो है वो ब्राह्मण है और मेरी जो बहन है और मेरा भाई है वो शूद्र है। यानी एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग रहते हैं। स्त्रियों की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट देखी जाती है। कुलीन समाज का विकास दिखता है हमें इसमें। उसके बाद जो प्रारंभिक धर्म था वो प्रकृति पूजा थी। यज्ञों
और मंत्रों का महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ता है। हमारे 33 कोटि जो देवी देवताओं की व्याख्या की गई है, जिसमें 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, ये 33 कोटि देवी देवता हो गए हमारे। यज्ञ में किसने, किस राजा ने कितने राजसूय यज्ञ कराए, अश्वमेध यज्ञ कराए, वो हमको पढ़ना पड़ता है। अगर हम ये नहीं पढ़ते हैं तो इनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आने की संभावना होती है पेपर में, तो थोड़ा सा हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद धर्म का परिवर्तन, तत्व चिंतन, आत्मा और ब्रह्म का विचार, उपनिषदों का उदय। सबसे पहले वेदों में जो कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और उपनिषदों में उसी को आगे बढ़ाया गया है कि हाँ ब्रह्म है, ईश्वर है, और हम उसे अध्ययन के द्वारा पा सकते हैं, ये हमारे उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद डायरेक्ट हमारे जो एक कह सके कि भाष्य है, जब हम अपने अच्छे से किसी चीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उसे भाष्य कहा जाता है। तो इंटरप्रिटेशन है, वो वेदों की इंटरप्रिटेशन है हमारे उपनिषद, और बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि पशुपालन जो था वो मुख्य व्यवसाय था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जाके कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी सर विलियम जोन्स ने 1786 में दी। 1786 में सर विलियम जोन्स ने बताया कि आर्य जो थे वो यूरोप से आए, सप्त सिंधु रीजन, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनको सप्त सिंधु कहा जाता है, 7 नदियों का एक समूह कहा जाता है। आर्य पहली बार यूरोप से, अकॉर्डिंग टू सर विलियम जोन्स, आर्य पहली बार यूरोप से भारत आकर इसी सप्त सिंधु रीजन में बसे, और उनका जो मुख्य काम था वो पशुपालन ही था। उसके बाद इसी थ्योरी को एड ऑन किया मैक्स मूलर ने, और उसने बोला कि नहीं, आर्य जो थे वो यूरोप से नहीं आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। उसके बाद हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया से भी नहीं आए थे और यूरोप से भी नहीं आए थे, वो आए थे आर्कटिक रीजन से। उसके बाद हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, आर्य जो थे वो और कहीं से नहीं बल्कि तिब्बत से आए थे। बट लास्ट में हम ऐसी चीजें भी देखते हैं, जैसे संपूर्णानंद हो गए, एसी दास हो गए, इन जैसे लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, आर्य कहीं और से नहीं थे, वो मूल रूप से भारतीय ही थे, उनका उद्भव भारतीय भारत में ही हुआ, और उन्होंने भारत से ही पूरी दुनिया में अपना फैलाव बढ़ाया। जैसे कि जर्मन्स भी कहते हैं कि दे आर आर्यस, आर्यंस, और वो अपने आप को आर्य मानते हैं और प्योर ब्लड मानते हैं। बट ऐसा इन्होंने कहा, जैसे कि हम संपूर्णानंद जी ने कहा कि नहीं, आर्य भारतीय ही थे और भारत से बाहर जाके बसे। उसके बाद हमें सप्त सिंधु रीजन के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो आर्य थे उनकी बस्तियां कहाँ बसी, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हाँ, सप्त सिंधु रीजन, पंजाब और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, पहली बार आर्य वहीं आके बसे। और सीमित कृषि थी, बार्टर प्रणाली थी, यानी लेन देन के द्वारा हम चीजों को आदान प्रदान करते थे, एक चीज दी दूसरी चीज ली उसके बदले। उसके बाद कृषि और व्यापार का विकास। कृषि और व्यापार का विकास बहुत हद तक अच्छे से हुआ उस समय पे, क्योंकि जो हमारा हड़प्पा काल था, हड़प्पा काल में हमने देखा कि हड़प्पन्स बहुत अच्छे से मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड में थे, दे आर ट्रेडिंग विद देम। सो और बहुत उनका एक म्यूचुअल ट्रेड था, वो एक दूसरे से बार्टर सिस्टम पे भी काम करते थे, और उनके सिक्के भी थे, पंचमार्क कॉइन्स भी थे, और वो ट्रेड बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। तो यहाँ भी हम वही चीज देखते हैं कि हाँ, ट्रेडिंग थी, बहुत अच्छी थी, बार्टर सिस्टम भी था और कॉइन्स का यूज भी हो रहा था। उसके बाद प्रारंभिक शासन व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि कुल, ग्राम, जनपद और उत्तर वैदिक काल में महाजनपद।
तो दो गांव के लेवल पे दो समितियां हुआ, दो खंड हुआ करते थे, सभा और समिति, जन, ग्राम और कुल। अच्छा, इसको उल्टा कीजिए, पहले तो कुल को देखिए, कुल ही सब कुछ था, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद जन, तो ऐसे, और जन के बाद जनपद। इसको थोड़ा सा हमने घटते हुए क्रम में लिखा है अपने पीपीटी में, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद राजतंत्र का उदय, जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसमें जो राजा है वो हमें कमजोर दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा वैदिक काल आगे बढ़ता है हमें दिखता है कि राजा मजबूत होता जा रहा है। राजा पहले गांव तक सीमित था, जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है हमें दिखता है कि नहीं, अब राजा मजबूत हो गया, राजा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि वो महाजनपदों में जाकर बैठा हुआ है और उसने सम्राट की उपाधि धारण कर ली है। कर प्रणाली छठा हिस्सा लिया जाता था कर के रूप में, महाजनपदों का शुरुआत, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं। वैदिक साहित्य का योगदान, वेदों को ज्ञान का भंडार कहा गया है, वेदांग, उपनिषद और धर्मसूत्र। धर्मसूत्र जैसे कि हम मनुस्मृति को समझ सकते हैं कि धर्मसूत्र और वो हिंदुओं का जो लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट है कि किस काम को किस तरह से करना है, व्यवस्थाओं को कैसे संचालित और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। भारतीय शिक्षा प्रणाली, जैसे मैं आपको अगर बताऊं, भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, वो 6 सूत्रों पे डिपेंड करती है, जैसे शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, इनको वेदांग कहा गया है। शिक्षा की शुरुआत यहीं से होती है, हमारा जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसकी शुरुआत इन 6 पिलर से ही होती है, और ये 6 पिलर्स मेन है उसके। उसके बाद वैदिक काल, वैदिक काल हमारा जो वैदिक काल है उसमें जो सामवेद है, सामवेद हमें सिखाता है गायन या नृत्य के बारे में, यज्ञ अनुष्ठान के बारे में अथर्ववेद बताता है, और वैसे ही वस्त्र आभूषण और नृत्य के बारे में फिर हमें सामवेद से जानकारी मिलती है इन चीजों का। वैदिक काल का महत्व, वैदिक काल का महत्व हमारे लिए सबसे अधिक है, क्योंकि भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं, आज भी जो भारतीय व्यवस्था है, जो हमारी मूलभूत संरचना है, जो हमारी थिंकिंग है, वो हम वैदिक काल से ही लेते हैं। हमारे जितने ग्रंथ हैं, जितना भारतीय संस्कृति है, वो सब वैदिक काल से ही चली आ रही है। तो भारतीय संस्कृति की नींव तो वहीं पड़ी, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारधारा का विकास वहीं से होता है। आधुनिक भारत पर प्रभाव आप सब समझ सकते हैं, आज हम योग की तरफ जा रहे हैं, आज हम आयुर्वेद को अपना रहे हैं, आज हम प्राकृतिक चिकित्सा को अपना रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेदास। थैंक यू फॉर द लिसनिंग, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे पेड कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं avacademy.in पर। थैंक यू, और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेके आने की कोशिश करते रहेंगे, और ऐसे ही आप हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।